लेट्स माई कानूनी पेज। लेट्स माई कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसलों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब खरीदार और विक्रेता दोनों अग्रीमेंट टू सेल के निष्पादन में दोषी हों तो खरीदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त करने का आदेश देना अनुचित होगा, क्योंकि इससे विक्रेता को अनुचित लाभ होगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मेहता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ खरीदार की ओर से पेश अपील पर सुनवाई की, जिसमें तत्परता और इच्छा शक्ति की कमी के कारण निचली अदालत के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आदेश को रद्द करते हुए बयाना राशि की जब्ती की अनुमति दी गई थी। ये मामला 22 जनवरी 2008 को दिल्ली के अशोक विहार में स्थित संपत्ति को 6 करोड़ 11 लाख रुपए में बेचने के समझौते के साथ शुरू हुआ। खरीदार की ओर से 60 लाख रुपए बयाना राशि के रूप में और बाद में 30 लाख रुपए का भुगतान किया गया। निचली अदालत ने फरवरी 2021 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश दिया, जिसे हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में ये मानते हुए पलट दिया कि खरीदार बकाया 5 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता साबित करने में असफल रहा है। हाई कोर्ट ने बयाना राशि की जब्ती की अनुमति दी। इसके अलावा 30 लाख रुपए ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के रेडीनेस और विलिंगनेस की फाइंडिंग को बरकरार रखा, लेकिन बयाना राशि जब्ती करने की परमिशन देने वाले आदेश से असहमति जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जहां दोनों पक्ष दोषी हो वहां न्याय संगतता को अनुचित लाभ को रोकना चाहिए। इस मामले में क्रेता और विक्रेता दोनों ही दोषी थे, क्योंकि क्रेता अपनी तत्परता और इच्छा शक्ति साबित नहीं कर पाया और विक्रेता संपत्ति के पट्टे से स्वामित्व में परिवर्तन और रूपांतरण से संबंधित संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असफल रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्याय संगतता को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे अनुचित लाभ को रोका जा सके और पक्षों को यथासंभव उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जा सके, विशेषकर जहां दोनों पक्ष दोषी हों। इसलिए हमारा मानना है कि बयाना राशि की जब्ती का निर्देश देने से प्रतिवादियों को अनुचित लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऐसे मामलों में जहां एक ही आपराधिक साजिश के तहत बड़ी संख्या में निवेशकों को धोखा दिया गया हो, वहां एक ही एफआईआर दर्ज करना और अन्य शिकायतों को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान के रूप में मानना कानूनी रूप से मान्य है। कोर्ट ने 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लिए गए विपरीत मत को रद्द कर दिया, जिसमें प्रत्येक निवेशक के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बताया गया था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने राज्य यानी दिल्ली एनसीआर द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि आपराधिक संदर्भ में हाई कोर्ट के उत्तर टिकाऊ नहीं थे। ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर संख्या 89/2009 से जुड़ा हुआ है, जिसमें निवेशकों को धन को 3 गुना करने का झूठा दावा देकर धोखा दिया गया। बाद में जांच में पता चला कि 1852 निवेशकों से लगभग 46 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। हालांकि इस मामले पर केवल एक एफआईआर दर्ज की गई थी, बाकी निवेशकों की शिकायतों को बयान के रूप में माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन पीड़ितों की शिकायतों को बयान के रूप में माना जाता है उन्हें न्याय से वंचित नहीं किया जाता, क्योंकि यदि मामला बंद कर दिया जाता है या आरोपियों को बरी कर दिया जाता है तो उन्हें विरोध याचिका दायर करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। सजा के संबंध में न्यायालय ने कहा कि आनुपातिकता संबंधी चिंताओं के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती और मुकदमे के निष्कर्षों के आधार पर आईपीसी की धारा 71 और सीआरपीसी की धारा 31 के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देरी से पेश की गई चेक अनादरण की शिकायत पर तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा विलंब को क्षमा नहीं कर दिया जाता। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें देरी से पेश चेक अनादरण की शिकायत पर विलंब को क्षमा किए बिना ही संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया गया था।
कोर्ट ने कहा कि हमें ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने परिवादी की शिकायत पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत संज्ञान लेने में गलती की है, जबकि इसे प्रस्तुत करने में 2 दिन की देरी को माफ नहीं किया गया था। ये विवाद 5.5 लाख रुपए के ऋण से संबंधित है। इसके तहत एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद विधिक नोटिस देने के 1 महीने निकलने के बाद पेश किया गया था। इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने शिकायत दर्ज करने की तिथि का संज्ञान लिया और लगभग 5 साल बाद चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए विलंब को माफ कर दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने समय से पहले संज्ञान लेने को एक सुधार योग्य अनियमितता मानते हुए कार्रवाई को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। एनआई एक्ट की धारा 142(1) के तहत परंतु की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि समय सीमा से बाहर हो चुकी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने पर विलंब की माफी एक पूर्व शर्त है। उपरोक्त प्रावधान की स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा से यह स्पष्ट है कि विलंबित शिकायत का संज्ञान लेने का न्यायालय का अधिकार इस शर्त पर निर्भर है कि शिकायतकर्ता पहले न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसके पास समय पर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण मौजूद था। इस संबंध में संतुष्टि जिसके परिणाम स्वरूप विलंब क्षमा किया जाता है। संज्ञान लेने की कार्रवाई से पहले आवश्यक है कि सामान्यतः समय सीमा से संबंधित विलंब के साथ किसी न्यायालय में शुरू की गई कार्रवाई तब तक न्यायालय की फाइल में नियमित मामले के रूप में दर्ज नहीं होती जब तक कि वह विलंब क्षमा न हो जाए। न्यायालय ने टिप्पणी की, इसके अलावा उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए जिसमें यह माना गया था कि विलंब क्षमा होने से पहले संज्ञान लेने में दोष एक उपचार योग्य अनियमितता थी, क्योंकि अंततः विलंब क्षमा कर दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि त्रुटि केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं बल्कि एक क्षेत्राधिकार संबंधी दोष थी। चूंकि संज्ञान लेने की तिथि पर शिकायत समय बाधित थी, इसलिए मजिस्ट्रेट के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। अदालत ने कहा कि विलंब को माफ करने वाला बाद का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना की गई पिछली कार्रवाई को वैध नहीं ठहरा सकता। हाईकोर्ट द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू को मात्र एक विनिमय प्रक्रिया के रूप में मानने का दृष्टिकोण अर्थात या तो पहले देरी को माफ करना या पहले संज्ञान लेना उपयुक्त प्रावधान के आदेश के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी न्यायालय किसी महिला विशेषकर नाबालिग को अनचाही गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की की 30 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि गर्भवती लड़की के प्रजनन की आज़ादी को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां उसने स्पष्ट रूप से गर्भावस्था जारी नहीं रखने की इच्छा जताई हो। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने मुद्दा नाबालिग बच्ची की गर्भावस्था जारी रखने के अधिकार से जुड़ा है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है, क्योंकि वह स्वयं नाबालिग है और एक रिश्ते से उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण गर्भवती हुई है। पीठ ने स्पष्ट किया कि मुद्दा यह नहीं है कि संबंध सहमति से था या यौन उत्पीड़न का परिणाम। इस मामले में विचारणीय बिंदु यह है कि नाबालिग बच्ची को गर्भावस्था जारी रखने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि वह नाबालिग है और उसे अपने रिश्ते के कारण इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मुद्दा यह नहीं है कि रिश्ता सहमति से था या यौन उत्पीड़न का मामला। अंततः तथ्य ये होने वाली बच्ची वैध नहीं है। दूसरी बात, होने वाली माँ बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। यदि माँ के हितों को ध्यान में रखा जाए तो उसकी प्रजनन आज़ादी पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अदालत किसी भी महिला विशेषकर नाबालिग बच्ची को गर्भावस्था पूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती यदि वह ऐसा नहीं करना चाहती हो। याचिका स्वीकार करते हुए पीठ ने मुंबई के जेजे अस्पताल को नाबालिग बच्ची की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि सभी आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने इसमें शामिल कठिन नैतिक और कानूनी प्रश्नों पर ध्यान देते हुए कहा कि यद्यपि बच्चे का जन्म अंततः एक जीवन को जन्म देता है, लेकिन इस मामले में निर्णायक कारक नाबालिग की गर्भावस्था जारी रखने की स्पष्ट और निरंतर अनिच्छा थी। हमारे लिए यह भी समझना कठिन है कि क्या करें। क्या हमें उस बच्चे को जन्म देने के लिए विवश करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेगा वह भी अंततः एक जीवन ही होगा। फिर एक और प्रश्न यह है कि यदि वे 24 सप्ताह में गर्भपात करा सकती है तो 30 सप्ताह में क्यों नहीं।
अंततः वह गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती। मूल बात यह है कि वह जन्म नहीं देना चाहती। यही सबसे बड़ी कठिनाई है, ये जस्टिस नागरत्ना ने अपने आदेश में कहा। तो फिलहाल ये थे सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसले, जो कि हमारी न्याय व्यवस्था की एक बेहद अहम ज़रूरत है। लेट्स माइक में फ़िलहाल इतना ही। आगे के ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,